इस दुनिया में एक अजीब सी चीज अचानक प्रकट होती है, टावर ऑफ मेलेवोलेंस, जिसे लोग हार्बिंजर ऑफ डिजास्टर्स भी कहते हैं। इसके साथ ही असंख्य राक्षस और डीमंस भी आ जाते हैं जो इंसानियत पर कहर ढा देते हैं और पूरी मानव जाति को निराशा और बर्बादी की हालत में धकेल देते हैं। उनका आतंक इतना ज्यादा होता है कि इंसान एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, जब तक कि पहली पीढ़ी के अवेकेंड, जिन्हें फाउंडर्स कहा जाता है, खड़े नहीं हो जाते। ये लेजेंडरी वॉरियर्स एक एक करके इन राक्षसी खतरों से लड़ते हैं और आखिरकार टावर को तबाह कर देते हैं। पहली बार इंसानों ने उन दूसरी दुनिया से आए मॉन्स्टर्स पर जीत हासिल की। फाउंडर्स को हीरोज की तरह पूजा जाता है, उनकी लेगेसीज को मॉज़ोलियम ऑफ द फाउंडर्स में अमर कर दिया गया है। 100 साल बाद एक लड़का कनागी मिनाटो लाइब्रेरी में बैठा है। वो एक किताब में खोया हुआ है जो इन्हीं लेजेंडरी वॉरियर्स की कहानियां बयां कर रही है। किताब में लिखा है, एक ऐसा सोर्ड्समैन जिसने सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी से 10,000 सैनिकों को हरा दिया। एक ऐसा मैजिशियन जो बिना किसी मंत्र के पावरफुल स्पेल्स चला लेता था। लेकिन आज के दौर में इन कहानियों को लोग बस फेरी टेल्स मानते हैं, एक पुरानी मिथ। फिर भी कनागी का सपना है कि वो भी इतिहास में अपना नाम लिखे, जैसे फाउंडर्स ने किया था। उसके शरीर पर चॉजन वंश की एक रहस्यमयी सील है और वो खुद को इस नाम के काबिल साबित करना चाहता है। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी होती है। जब उसके क्लासमेट्स अपने पास होने का जश्न मना रहे होते हैं, कनागी चुपचाप बैठा अपने फोन की स्क्रीन को घूर रहा होता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, यू हैव फेल्ड द हंटर्स क्वालिफिकेशन एग्जाम। उसकी सबसे बड़ी डर सच्चाई बन गई थी। जहां चारों तरफ हंसी और खुशी का माहौल है, वहां कनागी की आंखें भर आई हैं और फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है। क्लासमेट्स चिल्लाते हैं, चलो पार्टी करते हैं, और हाँ, कनागी से कहो कचरा भी साफ कर दे। वो जानता है एक सिंपल रूल है, एग्जाम में बस नाम लिखना होता है और पास मिल जाता है। लेकिन वो 3 साल से फेल हो रहा है। लोग अब उसे फेलियर और डिसग्रेस कहने लगे हैं। ये उसकी आखिरी कोशिश थी और अब वो भी खत्म होती नजर आ रही है। क्लासरूम में अकेला कनागी कागज के फटे टुकड़े समेट रहा होता है। सोचता है, मैंने रिटन टेस्ट में फुल मार्क्स लाए, अपनी ऑरा को सालों तक ट्रेन किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। उसकी क्रेस्ट, जो एक ताकत की निशानी होनी चाहिए थी, अब एक खाली झकम लग रही है। वो डस्टबिन पकड़कर चुपचाप खड़ा होता है और उसके मन में फ्रस्ट्रेशन और दुख उमड़ने लगते हैं। फिर फूट पड़ता है, मुझे भी फाउंडर्स की तरह बनना है, लोग मेरा नाम भी याद रखें, मैं सिर्फ एक नाकाम लड़का नहीं हूं। तभी एक आवाज उसे बुलाती है, कनागी चलो बाहर चलो। वो चौंकता है, फिर धीमे से जवाब देता है, ओह मुझे तो याद ही नहीं रहा था। मन ही मन वो सोचता है, काश मुझे भी एक दिन कोई एडमायर करे, जैसे लोग ए रैंक हंटर हिजाकी कैसे को करते हैं। बाहर स्कूल के गेट पर एक भीड़ जमा हो चुकी है। सब हिजाकी को देखकर एक्साइटेड हैं। हिजाकी एक मुस्कुराहट के साथ क्राउड को एड्रेस करता है, सॉरी मैंने थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। कनागी जैसे ही वहां पहुंचता है, हिजाकी के साथ ही उसे डांटना शुरू कर देते हैं, तू लेट क्यों आया, हमारे लीडर का टाइम वेस्ट मत कर। कनागी बस एक छोटा सा सॉरी कह पाता है, लेकिन तभी हिजाकी बीच में बोलता है, बस करो, छोड़ दो उसे। हिजाकी का टोन बड़ा कैजुअल होता है, लेकिन प्रेस पास खड़ी होती है और वो जानता है कि सब रिकॉर्ड हो रहा है। एक रिपोर्टर उसके पास आता है और एक फोटो दिखाता है, सर ये वो मोमेंट है जब आपने ड्रैगन को एक ही स्ट्राइक में हराया था, डॉक्यूमेंट्री के कवर के लिए परफेक्ट लगेगा। हिजाकी हंसते हुए जवाब देता है, अरे हाँ अच्छा तो है, लेकिन खुद को इतना ग्लोरीफाई होते देखना थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है। 3 साल पहले कनागी और हिजाकी एक साथ एकेडमी में आए थे, लेकिन उनके रास्ते हमेशा अलग रहे। हिजाकी एक बॉर्न जीनियस है, हर एग्जाम में टॉप करता है, और कनागी बस एक इजी टारगेट बन गया है हिजाकी की कांस्टेंट बुलिंग के लिए। अब इस डॉक्यूमेंट्री के लिए पूरा दिन कनागी को हिजाकी के साथ बिताना पड़ेगा। कनागी खुद से सवाल करता है, मुझे बुलाया ही क्यों गया? एक रिपोर्टर क्यूरियोसिटी में पूछता है, वो लड़का कौन है? हिजाकी थोड़ा मुड़ता है और फिर अपने साथियों से फुसफुसाकर पूछता है, उस लड़के का नाम क्या था? जब उन्हें बताया जाता है कनागी मिनाटो, तो हिजाकी धीरे से बोलता है, ओह हाँ कनागी, ये तो हमेशा मुझसे हेल्प मांगता रहता है, इतनी बार डिस्टर्ब करता है कि मेरी खुद की ट्रेनिंग भी अफेक्ट हो जाती है। कनागी का चेहरा शॉक में पड़ जाता है। फिर हिजाकी और एक झूठ बोल देता है, ये मुझसे फाइनेंशियल हेल्प भी मांगता रहता है। कनागी जानता है असली सच्चाई उलटी है, हिजाकी ही हमेशा उससे चीजें लेता रहा है, न कि वो। रिपोर्टर्स हिजाकी की बातों से इंप्रेस हो जाते हैं और जैसे ही आइसिंग ऑन द केक, हिजाकी कनागी को पकड़कर कैमरा की तरफ कहता है, ये लड़का भी एक दिन अवेकेंड बनेगा, हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ेगा। रिपोर्टर्स कनागी की तरफ घूम जाते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? यू मस्ट बी सो ग्रेटफुल। कनागी कुछ बोलने ही वाला होता है, पर तभी हिजाकी धीरे से उसके कान में कहता है, तू फेल हो गया है, तू वर्थलेस है, बेटर है चुप रहे। उसका हाथ कनागी के कंधे को कसकर दबाता है। कनागी फिर से अपने पुराने ह्यूमिलिएशन को याद करता है। डर के मारे वो बस एक नकली सी मुस्कान के साथ बोलता है, शब्द नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। हिजाकी फिर कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं। वो अपनी शाइनी ट्रॉफीज की तरफ इशारा करता है। कनागी की रूह कांप जाती है। पीछे से रिपोर्टर्स की बातें सुनाई देती हैं। इस कनागी का नाम बताने लायक भी है, कौन ध्यान देगा इस पर? छोड़ो। कनागी समझ जाता है इस दुनिया में सिर्फ पावर मैटर करती है, मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं। कनागी अपना नाम बोलने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज डूबने लगती है। तभी फिर से हिजाकी आता है,
अपने एंटोराज के साथ बिना कॉन्टेक्स्ट दिए कहता है, फाउंडर्स के मौजोलियम में मिलो स्कूल के बाद। कनागी हैरान, क्यों? हिजाकी मुस्कुराता है और कहता है, तुझे टेस्ट फिर से देने का मौका मिलेगा। कनागी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। हिजाकी उसे भरोसा दिलाता है, एसोसिएशन से मैं बात कर लूंगा, बस डॉक्यूमेंट्री की आखिरी सीन मौजोलियम में शूट होनी है, पब्लिक इमेज भी मेंटेन करनी है। और फिर जाते जाते हिजाकी ये साफ कर देता है, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है। कनागी वहीं खड़ा रह जाता है उलझन में। वो जानता है हिजाकी उसे सिर्फ एक पॉन बना रहा है अपनी इमेज के लिए। फिर भी ये एक रेयर मौका है। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है, इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा। और फिर फाउंडर्स के मौजोलियम में कैमरा रोल हो रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्री की आखिरी सीन शुरू होती है। हिजाकी ग्रैंड तरीके से खड़ा है और अपने वर्ड से एक नई कहानी की शुरुआत करता है। रिपोर्टर्स का इंटरव्यू खत्म होते ही वो हिजाकी को थैंक करते हैं। सर, हमें एक कमाल की फोटो मिली है। हिजाकी शालीनता से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं आर्टिकल का इंतजार कर रहा हूँ। रिपोर्टर्स जैसे ही निकलते हैं, हिजाकी मौसोलियम के और अंदर की तरफ जाता है जहां उसके लोग कुछ खोद रहे होते हैं। वो पूछता है, एंट्री पॉइंट मिला? एक सबॉर्डिनेट एक्साइटेड होकर एक छिपे हुए रास्ते की तरफ इशारा करता है। सर, लगता है यही है। क्या ये वही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे? तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? हिजाकी हंसते हुए ऑलमोस्ट मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है, अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था, हम बस एक छोटी सी ट्रेजर हंट कर रहे हैं। कनागी गुस्से से चिल्ला उठता है, ये कब्रें हैं हिजाकी, तुम ये भी नहीं समझते कि यहाँ कौन दफन है? हिजाकी बिना कुछ सोचे एक फाउंडर की मूर्ति को लात मार देता है और कहता है, पास्ट कोई मैटर नहीं करता, मुझे बस अपना फ्यूचर चाहिए और ये सब सिर्फ पुरानी राख है। कनागी की आंखों में आक्रोश होता है। फाउंडर्स लेजेंड थे, मैं उनकी लेगेसी को फॉलो करना चाहता हूँ। वो गुस्से में हिजाकी पर झपटता है, लेकिन हिजाकी बड़ी आसानी से उसका वार डॉज करता है और फिर एक जोरदार पंच उसके पेट में मारता है। कनागी दर्द से गिर पड़ता है। हिजाकी उसे मारता रहता है। तभी एक आदमी आता है और चिल्लाता है, सर, हमें कुछ मिला है। वो एक कलेक्शन दिखाता है जिसमें एक ग्लोइंग क्रिस्टल भी होता है जिससे रहस्यमयी ऑरा निकल रही होती है। हिजाकी की आंखें चमक उठती हैं। अब मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ट्रेजर ही मेरी जिंदगी बदल देगा। कनागी दर्द में कराहता हुआ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, रुको, ये गलत है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। हिजाकी उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, कनागी, तुझे मैं शुरू से ही यूज कर रहा था, मुझे पता था तू लाइब्रेरी में क्या पढ़ता है, तेरे ड्रीम्स भी मुझे पता थे। वो हंसता है, तू सिर्फ एक पॉन था और अब तेरा काम खत्म हुआ। वो कनागी को घसीटते हुए बाहर ले जाता है। एक क्लिफ के किनारे पहुंचकर हिजाकी कहता है, तो एक आखिरी बार, तेरा नाम क्या था? फिर खुद ही हंसकर कहता है, छोड़, कोई याद भी नहीं रखेगा। और फिर वो उसे नीचे फेंक देता है। कनागी नदी में गिरता है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। पानी में डूबते हुए कनागी सोचता है, सालों की मेहनत, सारी ट्रेनिंग सब बेकार चली गई। उसका मन डूबने लगता है, क्या मैं सच में कभी कुछ था ही नहीं? तभी एक रहस्यमयी लाइट उसके चारों ओर फैल जाती है। आवाजें गूंजने लगती हैं। एक वेसल मिल गया है। कनागी कंफ्यूज्ड है। उसके सामने धुंधली आकृतियां बनती हैं, फाउंडर्स की आत्माएं। एक स्पिरिट उसकी क्रेस्ट की तरफ इशारा करता है, क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस। इसमें कोई शक्ति नहीं, पर ये वो सब कर सकता है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। वो उसे एक चॉइस देते हैं, हम में से किसी एक से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मैजिक, सोर्ड्समैनशिप, एंड्योरेंस या एल्केमी, जो चाहे चुन ले। कनागी पहले सोचता है, मुझे भी हिजाकी जैसा स्ट्रांग बनना है, लेकिन फिर वो सोच बदल देता है, नहीं, मैं किसी की कॉपी नहीं बनूंगा, मुझे ऐसी ताकत चाहिए जो सबको भूल जाए, पर मुझे नहीं। स्पिरिट्स उससे दोबारा पूछते हैं, किसे चुनोगे? कनागी चीखता है, मुझे सब कुछ चाहिए। फाउंडर्स शॉक्ड हो जाते हैं, ये असंभव है, कोई भी वेसल इतना सब कुछ झेल नहीं सकता। पर कनागी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। सारे स्पिरिट्स उसके अंदर समा जाते हैं। सब हैरान, ये कैसे पॉसिबल है? इतना कमजोर लड़का सबको कैसे अब्सॉर्ब कर रहा है? उधर एक हिल टॉप पर खड़ा हिजाकी एक तेज लाइट एक्सप्लोजन देखता है। नदी से उठती एनर्जी उसे चौंका देती है। पानी उफान मारता है और फिर कनागी उड़ते हुए हिल पर लैंड करता है। अब उसके अंदर एक अलग सी ऑरा है, तेज, रेडिएंट, कमांडिंग। हिजाकी का एक आदमी हंसता है, लुक एट दिस लूजर, वापस आ गया। और क्या, लकड़ी की टहनी से लड़ने आया है? कनागी एक पेड़ की पतली सी शाख तोड़ता है और उसे घुमाता है। लोग हंसते हैं, स्टिक से लड़ेगा? सीरियसली? हिजाकी गुस्से में चिल्लाता है, इस बार इसका सर काट दो। एक आदमी आगे आता है, मैं ए रैंक स्वॉर्ड्समैन हूँ, तेरे लिए ये ऑनर होगा कि मैं तुझे काटूं। वो अपनी तलवार से कनागी पर वार करता है। हवा छींटती है, लेकिन अगले पल खून बह रहा होता है। स्वॉर्ड्समैन खुद गिर पड़ा होता है। कनागी एकदम शांत खड़ा है, हाथ में बस एक लकड़ी की टहनी। वो कहता है, तो यही था तेरा स्वॉर्ड्समैनशिप? थोड़ा मुझे भी सिखा देता। हिजाकी का दूसरा आदमी स्पेल चांट करता है, पर उससे पहले कनागी बोलता है, थंडरबोल्ट हदाद। एक तेज स्पेल बिजली की तरह गिरती है और वो आदमी जमीन पर ढेर हो जाता है। हिजाकी दंग रह जाता है, ये कैसे? उसे वो पुरानी लेजेंड्स याद आ जाती हैं। एक स्वॉर्ड्समैन जो सिर्फ लकड़ी से 10,000 को हरा दे और एक मैजिशियन जो बिना मंत्र स्पेल्स चलाए।
कनागी अब वही मिथ बन चुका है। कनागी आगे बढ़ता है, तू कहता था मैं कोई नहीं हूं, अब मैं बनूंगा वो नाम जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। फाउंडर्स की आत्माएं उसके अंदर खुश हैं, हम आजाद हो गए हैं और अब कनागी हमारा नया एवटार है। उनमें से एक हिनोकी राइचिरू कनागी से कहता है, तू मेरी लेगेसी याद रखता है, अच्छा लगा, अब ये पेटी हिसाकी को भूल, देख पीछे क्या आ रहा है। कनागी पीछे देखता है, हिसाकी डर के मारे कांप रहा होता है। मैं ए रैंक हूं, मुझसे पंगा मत ले। कनागी बिना हिचकिचाए एक जोरदार पंच उसकी नाक पर मारता है। हिसाकी हवा में उड़ जाता है। तभी एक मिस्टीरियस बैग से एक डार्क ऑरा निकलती है। कनागी चौंक जाता है, पर हिनोकी मुस्कुराता है। अब असली खेल शुरू होगा। उधर शहर में एक 3 सिर वाला भेड़िया हमला कर रहा होता है। किसारागी कोई चिल्लाता है। किसारागी एक एस रैंक हंटर हवा में छलांग लगाकर वाटरफॉल इंपैक्ट से उस बीस्ट को चीर देता है। लोग तालियां बजाते हैं, वाह, एक ही स्ट्राइक में ए रैंक मॉन्स्टर को हराया। किसारागी मुस्कुराकर कहता है, हिसाकी कहाँ है? कोई बोलता है इंटरव्यू में व्यस्त होगा, आजकल उसे ही लोग यंग होप कहते हैं। किसारागी जवाब देता है, कोई बात नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी हमारे गिल्ड के लिए ही अच्छी है। तभी अचानक एक तेज एनर्जी पूरे शहर को घेर लेती है। शहर कांप उठता है, लोग गिरने लगते हैं, यहाँ तक कि हंटर्स भी खड़े नहीं हो पा रहे। किसारागी के चेहरे पर चिंता आ जाती है, ये कोई एस रैंक मॉन्स्टर है। शहर की गलियों में लोग एक एक कर गिरने लगते हैं। फाउंडर्स मौजलम से निकली भयानक प्रेशर अब पूरे शहर को अपनी पकड़ में ले रही थी। जंगल के अंदर हिसाकी कांपता हुआ जमीन से उठने की कोशिश करता है। उसकी आंखों के सामने वो भयानक क्रीचर उस बैग से बाहर निकलता है। ये क्या है? डेमन है? मॉन्स्टर? वो बुदबुदाता है डिसबिलीफ में। कनागी ठंडी आवाज में जवाब देता है, तेरे लालच ने सील तोड़ दी हिसाकी। ये टावर का एक बॉस मॉन्स्टर है जो सदियों से बंद था, अब आजाद हो गया है। हिसाकी की आंखों में डर उतर आता है, उसे सब समझ आ चुका था। फाउंडर रेलिक्स को छूते ही सील टूट गई और एक एंशिएंट नाइटमेयर बाहर आ चुका था। हिनोकी उस क्रीचर को गौर से देखता है, ये एम्प्टीनेस का एम्बॉडीमेंट है, इस रैंक से भी ऊपर। इसकी पॉइजनस ऑरा कई किलोमीटर तक लोगों को मार सकती है। हिसाकी अब घबराहट में पागल हो चुका था। मुझे यहां से निकलना है अभी। कनागी चेतावनी देता है, रुक जा, हिलेगा तो मरेगा, बट इट्स टू लेट। जैसे ही हिसाकी भागने की कोशिश करता है, मॉन्स्टर लाइटनिंग स्पीड से रिएक्ट करता है। उसके टेंटिकल्स फट से आगे बढ़ते हैं और हिसाकी की चेस्ट के आर पार हो जाते हैं। हिसाकी चीखता है, उसका वही सोर्ड जिससे उसने कभी ड्रैगन मारा था आज बेकार साबित हुआ। मॉन्स्टर उसके जिस्म को अपनी जगह पर चिपका लेता है और उसकी लाइफ फोर्स चूसना शुरू कर देता है। कनागी बस खड़ा रहता है, जानता था ये होने वाला है। हिनोकी एक हाथ कनागी के कंधे पर रखता है, तू चाहे तो मैं कंट्रोल ले लूं और तुझे अपनी एक हाथ की तलवार की शैली दिखाऊं। पर तभी बाकी फाउंडर्स उसे पकड़ लेते हैं। तेरा प्लान क्या है हिनोकी? अकेले कंट्रोल लेना चाहता है क्या? हिनोकी हंसने की कोशिश करता है पर बात नहीं बनती। कनागी बीच में बोलता है, कंट्रोल किसी एक को नहीं मिलेगा, मेरा बॉडी सबके लिए है, लेकिन मैं तुम सबको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कम नहीं। तुम में से जिसे भी कंट्रोल चाहिए मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी। हिनोकी हैरान होता है, लेकिन फिर वो मुस्कुराता है। इंटरेस्टिंग। हिनोकी पहला स्टेप लेता है, कनागी के बॉडी में मर्ज होता है। कनागी भी रेडी होता है और मॉन्स्टर पर वार करता है। हिनोकी का ब्लेड एक और फाउंडर की गाइडेंस में मॉन्स्टर का आर्म एक ही स्ट्राइक में काट देता है। मॉन्स्टर गुर्राता है, एक और हमला करता है। कनागी अब अगले फाउंडर की एजिलिटी के साथ उस स्विंग को इवेड करता है लाइटनिंग फास्ट मूव से। हर फाउंडर बारी बारी से उसके बॉडी को कंट्रोल करता है। कनागी अब मल्टी स्टाइल वॉरियर बन चुका था। वो टेंटिकल्स को पकड़ता है और पूरे जोर से मॉन्स्टर को जमीन पर पटक देता है। एक बो उठाकर कनागी उसकी आंखों में तीर मारता है। फिर वो व्हर्लविंड, फायर ब्रेथ और आइस अटैक्स एक साथ अनलीश करता है, जैसे स्किल्स का तूफान हो। हिनोकी वापस कंट्रोल लेता है और हिसकी की टूटी हुई तलवार जमीन से उठाता है। मॉन्स्टर नीचे से सरप्राइज अटैक करता है। कनागी की आंखें पीली चमक उठती हैं। अब विजर्ड का कंट्रोल है। इलेक्ट्रिक शॉक, क्रीचर इलेक्ट्रोक्यूटेड होता है और कनागी हवा में जंप करता है। हिनोकी अपने वन हैंडेड सोर्ड टेक्निक के साथ हवा में ही वार करता है। गेकीरू तची वेव कटिंग ब्लेड। मॉन्स्टर बीच से कट जाता है और गिरते ही मर जाता है। कनागी की आंखों में संतोष है, उसके होंठों पर हल्की सी जीत की मुस्कान। पास की एक पेड़ पर एक रेवन सब देख रहा होता है। शहर में एक टॉल टावर पर खड़ा एक आदमी फोन उठाता है। क्या मॉन्स्टर ऑलरेडी मारा गया? वो पूछता है। किसने मारा? दूसरी तरफ से आवाज आती है। एकेडमी का स्टूडेंट था, रेवन की फुटेज में दिखा है। वो आदमी है चिहारा मिडोरी, दुनिया का सबसे ताकतवर अवेकन। वो कहता है, मुझे उस स्टूडेंट से मिलना है। अगले दिन सुबह मिडोरी मॉन्स्टर की लाशों के ढेर पर बैठा होता है। एकेडमी के डायरेक्टर को कॉल करता है, एस रैंक मॉन्स्टर मारा गया है, पर मैं नहीं था। रेवन की फुटेज में दिखा कनागी नाम का लड़का था। वो डायरेक्टर से एक फेवर मांगता है। एकेडमी में अब सब बस उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। कल रात क्या हुआ? एक लड़का मजाक में बोलता है, वो मॉन्स्टर मैंने मारा था। उसका दोस्त जवाब देता है, अरे हट, 10 साल से कोई नया एस रैंक हंटर नहीं आया, तू कहां से आएगा? रूमर्स फैल रहे हैं, शायद
स्लेयर उसी एकेडमी का स्टूडेंट है। कनागी जो अब भी थका हुआ है, एक लकड़ी के सहारे चलता है, उसके बॉडी में अब भी दर्द है। उस सब की बातें सुनता है, शॉक्ड कि अब हर जुबान पर उसका ही नाम है। तभी एक लड़का टकरा जाता है, कनागी को गिरा देता है और ताना मारता है, तू स्लेयर है, डोंट मेक मी लाफ। कनागी कुछ नहीं बोलता, वो जानता है सच क्या है। उसने मॉन्स्टर को हराया है, लेकिन फाउंडर्स की ताकत उधार लेकर। अब उसका बॉडी टूट रहा है रिकॉयल से। हिनोकी की आवाज उसके माइंड में गूंजती है, तू कहता था हमसे भी ज्यादा बनना है, अब देखा कितनी हिम्मत है। कनागी आंखें बंद करता है और फिर धीरे से बोलता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो खड़ा होता है, दर्द को इग्नोर करता है। हिनोकी हंसता है, अब आया असली मजा। वो बाकी स्टूडेंट्स को देखता है, अवाकनर्स, हाँ हमारे जमाने में तो ये लोग साधारण लोग होते। वो सोचता है अगर टावर आज के दौर में वापस आ गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी उसे एक तेज एनर्जी फील होती है। कनागी पूछता है, क्या हुआ? हिनोकी डालता है, कुछ नहीं, पर वो परेशान था। उसी वक्त एक प्रोफेसर कानागी को बुलाता है, हाय जल्दी फील्ड पर आओ। कनागी समझता है शायद रेजिग्नेशन का मामला है। वो धीरे धीरे वहां जाता है। उसे पता है कि उसके तीनों चांस खत्म हो चुके हैं, पर प्रोफेसर बोलता है फील्ड टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हारा री एग्जाम होगा। कनागी हक्का बक्का रह जाता है। री टेस्ट मेरे लिए? छात्र खिड़कियों से झांक रहे होते हैं। कभी किसी का दोबारा एग्जाम हुआ है? फील्ड पर कनागी स्प्रिंट की पोजीशन लेता है। बॉडी अभी भी वीक है, पर डिटर्मिनेशन आग की तरह जल रही है। पहला टेस्ट 100 मीटर स्प्रिंट, एवरेज टाइम 3.6 सेकंड्स, रिकॉर्ड टाइम 2.7 सेकंड्स। तभी वही लड़का फिर से बोलता है, फेल तो फेल ही रहेगा। जैसे ही वो दौड़ना शुरू करता है, सारे स्टूडेंट्स हैरानी से देखते हैं, क्योंकि वो फिनिश लाइन सिर्फ 1.2 सेकंड में पार कर लेता है। अगला टेस्ट है 3000 मीटर स्प्रिंट, एवरेज टाइम होता है 4 मिनट 20 सेकंड और रिकॉर्ड है 3 मिनट 17 सेकंड का। लेकिन कनागी फिर से सबकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ देता है। वो पूरा दौड़ सिर्फ 1 मिनट 17 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद के टेस्ट पुशअप, बेंच प्रेस और बाकी सभी बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स देते हैं। कनागी हर एक रिकॉर्ड तोड़ देता है और कई बार तो पिछले बेस्ट से डबल तक परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स की आंखों में एक अलग ही रिस्पेक्ट दिखती है। कुछ तो उसके नए पावर को एडमायर भी करने लगते हैं। कनागी खुद भी सोचता है, क्या फाउंडर्स अभी भी उसकी मदद कर रहे हैं? लेकिन हिनोकी उसे अश्योर करता है, नहीं, इस बार तुमने सब खुद किया है। हेडमास्टर के ऑफिस में मिडोरी को कनागी मिनाटो का पूरा रिकॉर्ड दिया जाता है। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स पलटता है, उसकी आंखों में एक जेन्युइन एडमिरेशन झलकती है। कनागी का ट्रैक रिकॉर्ड वाकई में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। लेकिन हेडमास्टर थोड़ा डाउट के साथ बोलता है, फिजिकल स्ट्रेंथ तो अनडिनाइबल है, लेकिन असली प्रॉब्लम हमेशा से उसकी मैजिकल कैपेसिटी रही है। पिछले 3 सालों में हुए हर असेसमेंट में उसकी माना लेवल कभी डिटेक्ट ही नहीं हुई, जिससे ये क्लियर था कि वो मैजिक यूज करने के लायक ही नहीं है। इसीलिए हेडमास्टर ने कनागी को कभी भी एकेडमी के लायक नहीं समझा। मिडोरी का सेक्रेटरी इस बात पर सरप्राइज नहीं होता। उसे पहले से पता था कि यही रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर भी वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, शायद अब चीजें वैसे नहीं होंगी जैसी हमने एक्सपेक्ट की थी। ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर कनागी तैयार होता है अपने मैजिक मेजरमेंट टेस्ट के लिए। टेस्ट सुपरवाइज कर रहे प्रोफेसर उसे प्रोसेस समझाते हैं। तुम्हें अपनी मैना को इस जायंट फैन में चैनल करना है और 30 सेकंड के अंदर इसे घुमाना है। जितनी ज्यादा स्पिन्स होंगी उतना ही बेहतर स्कोर मिलेगा। औसत प्रदर्शन होता है 1513 स्पिन्स। हाईएस्ट रिकॉर्डेड रिजल्ट है 4022। कनागी जब रेडी होता है तो उसे अपने पुराने फेलियर्स याद आने लगते हैं। अब तक जितनी बार भी उसने ट्राई किया था, फैन कभी हिला तक नहीं था। उसे कभी मना महसूस ही नहीं हुई थी और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग है। पहली बार उसे महसूस होता है कि उसके अंदर मैना फ्लो कर रही है। राइट फुट से शुरू होकर पूरा शरीर स्पाइरल करती हुई फिर से राइट फुट में लौट रही है। उसे समझ आता है उसकी सांसें इस फ्लो को कंट्रोल कर सकती हैं और एक्सेलरेट भी। अब वो उस एनर्जी को अपने राइट पाम से बाहर निकाल सकता है। प्रोफेसर सिग्नल देता है, टेस्ट शुरू होता है। कनागी अपनी माना रिलीज करता है और फैन एकदम तेजी से घूमने लगता है। काउंटिंग मशीन उसकी स्पीड पकड़ ही नहीं पा रहा और हवा की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्टूडेंट्स को नंबर्स तक नहीं दिख रहे। स्पीड लगातार बढ़ती जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझे, मशीन ब्लास्ट हो जाती है। फैन पूरी तरह से टूटकर कटर की तरह हवा में उड़ता हुआ सीधा हेडमास्टर के ऑफिस की तरफ जाता है और एक जोरदार क्रैश के साथ अंदर घुस जाता है। अंदर हेडमास्टर जैसे तैसे खुद को बचाता है, लेकिन शॉक से गिर जाता है। मिडोरी का सेक्रेटरी स्टन्ड रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि अभी हुआ क्या है। लेकिन मिडोरी उस केओस के बीच भी कामली मुस्कुराता है। उसकी नजर में कनागी की एबिलिटीज बिल्कुल उसी जैसी हैं जैसी कभी उसकी खुद की थी। मिडोरी कहता है, कनागी से पहले सिर्फ एक इंसान ने ऐसा इमेजरेबल स्कोर दिया है और वो मैं था। प्रोफेसर, जो अभी तक प्रोसेस ही नहीं कर पाया, फाइनली डिक्लेयर करता है, कनागी ने हंटर एग्जामिनेशन पास कर लिया है। स्टूडेंट्स खुशी से चीख उठते हैं। पूरे ग्राउंड में चीयर फैल जाती है। कनागी ने ना सिर्फ सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, बल्कि हर एक्सपेक्टेशन को भी पीछे छोड़ दिया। कनागी खुद अपनी हथेलियों को देखता है, डिसबिलीफ में कांपता हुआ।
वो जो सालों से सोचता रहा कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, आज उसे पता चला कि ताकत हमेशा उसके अंदर थी। साइड में खड़ा हिनोकी शांत रहकर सब देखता है। उसे पहले से पता था कि ऐसा होगा। कनागी भी जान जाता है अब सब कुछ बदल चुका है। फाउंडर्स को अपना शरीर देकर उसने अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को अनलॉक कर लिया है। हिनोकी अपने मन में हंसते हुए कहता है, ये लड़का बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। जिसके भाग्य पर क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस है, वो शायद सदियों से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए, एक जबरदस्त प्रेजेंस उनके ऊपर उतरती है। हवा में शॉकवेव फैल जाती है और सबकी सांसें रुक जाती हैं। कनागी समझने की कोशिश करता है कि ये एक्सप्लोजन क्या है। हिनोकी तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है, ये वही ऑरा है जो मैंने आज सुबह महसूस की थी। और अब उसी प्रेशर से जैसे कोई शेप बनता है, सामने आता है लेजेंडरी मिडोरी। कनागी उसे देखता है और शॉक में फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा है दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर। मिडोरी लैंड करता है और सीधा कनागी से बात करता है। वो उसके हंटर एग्जाम अचीवमेंट्स की तारीफ करता है, लेकिन कनागी कुछ बोल ही नहीं पाता। मिडोरी फिर एक नया चैलेंज देता है, एक एडिशनल टेस्ट। मिडोरी चाहता है कि कनागी उसे सिर्फ एक बार हिट करे, दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर को। यह सुनकर कनागी एक पल को बिल्कुल शॉक में चला जाता है। मिडोरी 23 साल का, जिसने 9 साल की उम्र में फुल फ्लेज्ड हंटर की उपाधि पाली थी, आज उसके सामने खड़ा है। उसके रिकॉर्ड्स लेजेंडरी हैं, हिस्ट्री में अनमैच्ड। हजारों डीमंस को कुछ ही सेकंड्स में राख में बदल देने वाला इंसान। दूसरे हंटर्स तक उसके सामने खड़े होने से डरते हैं। 10 साल पहले अकेले ही पैंडेमोनियम आउटब्रेक को खत्म किया और 5 साल पहले क्यूशू आउटब्रेक को भी उसने अकेले ही रोक लिया था। वो एक लिविंग सिंगुलैरिटी है। जब मिडोरी अपनी चैलेंज एक्सप्लेन करता है, कनागी डिसबिलीफ में रह जाता है, लेकिन हिनोकी बहुत एक्साइटेड है। वो कहता है, अब मुझे कंट्रोल लेने दो। लेकिन मिडोरी कंडीशंस सिंपल रखता है। कनागी के पास 1 मिनट है मुझे एक हिट करने के लिए, चाहे वो कामयाब हो या फेल, उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। मिडोरी खुद हर 10 सेकंड में सिर्फ एक बार अटैक करेगा ताकि चैलेंज फेयर रहे। ना कोई हेजिटेशन, ना कोई डाउट चाहिए। कनागी किसी भी स्किल, किसी भी वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि मिडोरी अपनी कोई एबिलिटी यूज नहीं करेगा। मिडोरी ने अपनी सिंसेरिटी साबित करने के लिए एक पूरा आर्सेनल समन कर लिया और कनागी को ऑफर किया, जो चाहे वो हथियार चुन सकता है। इतने सारे लेजेंडरी वेपन्स एक ही पल में सामने आना, वो भी इतनी आसानी से, ये सब कुछ सरियल लग रहा था। कनागी का दिमाग उलझ गया था। उसे अब एहसास हुआ कि वो दुनिया के सबसे मशहूर मिडोरी से 1-on-1 फाइट करने जा रहा है। थोड़ा डगमगाया, फिर हिम्मत करके पूछा, क्या मैं सच में कोई भी वेपन चुन सकता हूँ? मिडोरी ने कैजुअली एक काटना उठाई। उसकी पकड़ हल्की थी लेकिन कॉन्फिडेंट। बिना किसी एफर्ट के उसने उस ब्लेड को 2 टुकड़ों में काट दिया, जैसे कोई सूखी टहनी हो। मेरे शरीर की धार किसी भी तलवार से तेज है, ये शब्द उसने एरोगेंस के बिना बोले। कनागी अभी उस सीन को प्रोसेस कर ही रहा था कि तभी हिनोकी की बेचैनी बाहर फूट पड़ी। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन था, अब और बर्दाश्त नहीं होता। ये आदमी खुद को क्या समझता है? कनागी ने महसूस किया हिनोकी की एनर्जी पूरे शरीर में सर्ज कर रही थी, जैसे वो पूरी ताकत से बाहर निकलना चाहता हो। उसी मोमेंट में कनागी को समझ आ गया, मिडोरी की ताकत खुद फाउंडर्स जैसी है। उसके सामने जीत की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब पीछे हटने का टाइम नहीं बचा था। तभी सारे स्टूडेंट्स उस फाइट को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। मिडोरी ने अचानक ही काउंटडाउन शुरू कर दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने सिग्नल दिया, टेस्ट शुरू। कनागी ने अपनी तलवार उठाई और मिडोरी की तरफ चार्ज किया, पूरे जोश के साथ। हिनोकी ने झल्ला कर पूछा, तू अकेले लड़ेगा? ये अनफेयर है। पर कनागी ने उसकी बात इग्नोर की और हमला जारी रखा। उसे पता था कि ये सब बेकार है, लेकिन लेजेंड बनने के लिए उसे खुद पर भरोसा करना होगा, ना कि फाउंडर्स की पावर पर। उसने तलवार से वार किया, पर मिडोरी ने बड़ी ही आसानी से डॉज कर लिया, हल्के मूवमेंट से। कनागी बार बार हमला करता रहा, पर मिडोरी मोबाइल पर कैजुअली बात करता रहा। बाय द वे, तू कौन सा सोशल मीडिया यूज करता है? ये सीन तो वायरल होने वाला है। स्टूडेंट्स स्टन्ड थे। मिडोरी हर वार को इतनी ईज से डॉज कर रहा था जैसे ये कोई गेम हो। कनागी ने रिलेंटलेस असॉल्ट जारी रखा और तभी एक स्टूडेंट को उसकी मूवमेंट्स में कुछ अजीब लगा। कनागी ने तलवार ऊपर उठाई जैसे वर्टिकल स्लैश मारने वाला हो, फिर अचानक स्विच किया और हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक किया मिडोरी के पैर और गले की तरफ। एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस था। कनागी खुद हैरान था, उसका शरीर इतनी नेचुरल तरीके से मूव कैसे कर रहा है। उसे रियलाइज हुआ वो थक नहीं रहा। शायद ये फाउंडर्स की पावर का असर है। सोच ही रहा था कि तभी मिडोरी ने अपनी उंगली उसके माथे पर रख दी, फ्लिक करने के लिए। 10 सेकंड हो चुके हैं, उसने कैजुअली कहा। कनागी ने जैसे तैसे डॉज किया, लेकिन मिडोरी की पावर से पूरा फील्ड तबाह हो गया। वो डिस्ट्रक्शन देखकर कनागी कांप उठा। अगर वो फ्लिक लगता, उसका सिर उड़ चुका होता। मिडोरी ने अपने हाथ को देखा और बोला, इसमें कोई मैलिस नहीं है, शायद मैंने ताकत का अंदाजा गलत लगाया। कनागी पैनिक में आ गया। अगर ऐसे ही चला तो वो मारा जाएगा। वो डेस्परेटली कोशिश करने लगा अपने उस पावरफुल वर्जन को रिकॉल करने की। एक दमदार ओरा उसके शरीर से निकली। मिडोरी भी चौंक गया। कनागी ने दोबारा हमला किया, इस बार और भी तेज।
स्टूडेंट्स चिल्ला उठे, कैमरा तो पकड़ ही नहीं पा रहा। मिडोरी ने कनागी के अंदर एक बदलाव नोटिस किया। क्या कोई स्पेशल कंडीशन है पावर अनलॉक करने की, या कनागी कुछ छुपा रहा है? टाइम देखा, फिर बोला 10 मोर सेकंड्स हो चुके हैं। इस बार मिडोरी झुककर उंगली से फ्लिक करने की बजाय सीधे सीने पर मारा। कनागी दीवार से टकराया, खून थूकते हुए गिरा, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी। वाह, मैं दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग अवेकेंड से लड़ रहा हूँ। उसे समझ आ गया, अगर उसका शरीर वैसा ही होता जैसा कल था, वो अभी तक मर चुका होता। उसे खुशी हुई, मतलब वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन साथ ही ये भी समझ गया ये स्किल अभी मिडोरी की टेस्ट पास करने के लिए काफी नहीं है। फिर भी उसने ब्रूट फोर्स के साथ एक बार और चार्ज करने का फैसला किया। तभी मिडोरी उसकी आंखों के सामने आ गया। कनागी रुक गया। मिडोरी ने माफी मांगी, मैंने सब देख लिया है, और फिर बोला 30 सेकंड ओवर। एक हल्का स्ट्राइक और कनागी बेहोश होने लगा। जैसे ही वो गिरा, मिडोरी ने देखा जीनियस है, पर अभी अपने कॉमरेड्स के लेवल पर नहीं पहुंचा। वो पावर जो मिडोरी ने कनागी में महसूस की थी, वो पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। सेक्रेटरी को कॉल किया, चलो निकलते हैं। काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ। तभी कनागी ने अपनी तलवार फिर से पकड़ी। मिडोरी ने पीछे से एक इंटेंस ऑरा महसूस की। पीछे देखा, कनागी का शरीर पावर से चमक रहा था। हिनोकी अब कंट्रोल में आ चुका था। बोला, वो जिद्दी लड़का तो सो गया, अब मेरी बारी है। आगे बढ़ा, बोला, थोड़ा और खेलते हैं। कनागी की स्पिरिट जो अब बाहर थी घबरा गई, ये क्या हो रहा है? पर मिडोरी मुस्कुराया, ये वही प्रेजेंस है जो मैंने पहले महसूस की थी। सोचने लगा, क्या ये कोई और है या कोई स्किल? लेकिन एक बात साफ थी, कनागी अब एक मॉन्स्टर बन चुका है। हिनोकी के कंट्रोल में। कनागी ने मिडोरी पर अचानक वार किया। हे, लॉस्ट मत हो, मिडोरी ने नोटिस किया। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। तलवार मिडोरी के चेहरे के करीब आई, वो तुरंत झुक गया। कनागी ने दोबारा स्विंग किया। मिडोरी को पीछे हटना पड़ा। स्टूडेंट्स हैरान थे। मिडोरी नाउ ऑन द डिफेंसिव। कनागी चिल्लाया, बोरिंग हो तुम, सीरियसली फाइट करो ना, अगर मुझे हल्के में लिया तो बीट कर दूंगा। मिडोरी ने हंसते हुए कंफर्म किया, ठीक है। एक किक के साथ कनागी को वेपन्स के पीछे की तरफ उड़ाया। तुरंत वेपन्स हवा में उड़ गए। मिडोरी भी जंप किया, कनागी को सरप्राइज करते हुए, और एक वेपन पकड़ लिया। कनागी खुश हो गया, फाइनली अब मजा आएगा। और फिर दोनों का एक इंटेंस मिड एयर बैटल शुरू हुआ। पांव से पांव टकराए। स्टूडेंट्स स्टन्ड रह गए। हर अवेलेबल वेपन उन्होंने यूज किया और सिर्फ ताकत से उन्हें तोड़ते चले गए। कनागी के शरीर के अंदर फाउंडर्स इस फाइट को देख रहे थे। हिनोकी अब पूरी ताकत से लड़ रहा था और मिडोरी उसे मैच कर रहा था। ओल्ड मैन स्पिरिट बोला, चलो हम भी ज्वाइन करते हैं। दूसरे फाउंडर ने डांटा, तू बेवकूफ है क्या? द ग्रेट विजर्ड चुपचाप देख रहा था और सडनली उसे समझ आया। कनागी हिनोकी की मूवमेंट्स ऑब्जर्व कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है। हिनोकी नीचे से जंप करते वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करता है, लेकिन उसी वक्त तलवार टूट गई। हिनोकी गुस्से में भर गया। ये घटिया क्वालिटी वाले वेपन्स। मिडोरी को ये लड़ाई बेहद एक्साइटिंग और मजेदार लगती है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि अब कोई सोर्ड्स बची ही नहीं है। और वो सोचता है, क्या कनागी अब फायर आर्म्स का इस्तेमाल करेगा? एक टीजिंग सी स्मर्क के साथ मिडोरी जोर से चिल्लाता है, सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हैं, और मजाकिया अंदाज में पूछता है, अब हिनोकी क्या करेगा? हिनोकी पीछे की बिल्डिंग की तरफ नजर डालता है और फौरन उस पर कूद जाता है। वो सीधा उस आदमी के पास पहुंचता है जिसने पहले कनागी को धक्का दिया था, और उसकी सोर्ड छीन लेता है। तभी मिडोरी भी उसके करीब आता है और हिनोकी की तरफ जोर से पंच फेंकता है। धमाके की तेज आवाज से बिल्डिंग हिल जाती है। किस्मत से हिनोकी सही वक्त पर बच जाता है और मिडोरी के सामने दोबारा आ खड़ा होता है। दोनों हवा में ही फिर से भिड़ जाते हैं, एक दूसरे पर लगातार वार करते हुए। मिडोरी जोश में चिल्लाता है कि ये फाइट कितनी मजेदार है और कहता है, चलो थोड़ी देर और लड़ते हैं। उधर स्टूडेंट्स देखते हैं कि बिल्डिंग गिरने वाली है। जैसे जैसे लड़ाई रूफटॉप तक पहुंचती है, मिडोरी का सेक्रेटरी बिना किसी टेंशन के सब देख रहा होता है। मिडोरी अपना हाथ एक मैसिव फैन पर रखता है, इतनी ताकत से पकड़ता है कि फैन में दरारें पड़ जाती हैं। वो उस फैन को बिल्डिंग से निकालकर हिनोकी की तरफ ताकत से फेंक देता है, लेकिन वो शॉक में रह जाता है जब हिनोकी अपनी एक हाथ की सोर्ड से उस फैन को डाइस की तरह काट डालता है। फैन टुकड़ों में बिखर जाता है और मिडोरी एक्साइटमेंट में हिनोकी की स्किल की तारीफ करता है, पर हिनोकी समय बर्बाद नहीं करता और सीधा अपनी सोर्ड मिडोरी की तरफ फेंकता है। मिडोरी के लिए हैरानी की बात होती है कि सोर्ड उसके पास पहुंचते ही टूट जाती है। मिडोरी कामली अपना हाथ उठाता है, उस पर निशाना साधता है और कहता है, 60 सेकंड हो चुके हैं। फिर अपनी हथेली से वार करता है, जिससे हिनोकी नीचे गिर पड़ता है। हिनोकी गुस्से में बड़बड़ाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, कनागी अचानक उसकी पीठ पर कूदकर उसे बाकी फाउंडर्स की तरफ धकेल देता है। मिडोरी का अटैक कनागी की तरफ आता है, लेकिन कनागी सॉफ्टली अपने हाथ से उसे साइड कर देता है और अटैक को डॉज कर लेता है। ये मूव देखकर मिडोरी और हिनोकी दोनों स्टन्ड रह जाते हैं, पर इम्पैक्ट में कनागी का एक हाथ टूट जाता है। इसके बावजूद वो फोकस नहीं खोता और अपने ठीक हाथ से मिडोरी के फेस पर पंच मार देता है। भीतर से ये लड़ाई एक एंडलेस चेस मैच जैसी लगती है, जहां दोनों खिलाड़ी बराबर की ताकत रखते हैं। हालांकि हिनोकी को पता है कि ये सब सिर्फ कुछ पलों में हुआ है। वो क्वाइटली प्राइड के साथ देखता है कि कनागी ने जीत की नई राह खोल दी है, लेकिन कनागी तब शॉक में आ जाता है
जब वो देखता है कि मिडोरी ने अपना पंच आखिरी पल में रोक लिया, फ्रस्ट्रेशन उसे घेर लेती है कि वो साफ हिट नहीं कर पाया। पर तभी मिडोरी मुस्कुराता है और खुद कनागी के पंच को अपने फेस की तरफ खींचता है, उसकी कोशिश को एक्सेप्ट करता है। बिना डिले के मिडोरी कहता है, तू पास हो गया। इससे पहले कि कुछ और हो, दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। स्टूडेंट्स जो लड़ाई देख रहे थे कंफ्यूजन में बुदबुदाते हैं कि ये हुआ क्या। मिडोरी अब भी कनागी के बेहोश शरीर को पकड़े हुए अपनी सेक्रेटरी रिन को बुलाता है और कहता है कि अब चलना चाहिए। रिन पास आती है और क्वाइटली पूछती है, रिजल्ट क्या है? मिडोरी कहता है, कनागी पास हो गया, इंटरेस्टिंग लड़का है। लेकिन वो मानता है कि गलती से कनागी का आर्म तोड़ दिया और रिन से उसे हील करने को कहता है। रिन तुरंत मान जाती है। स्टूडेंट्स ये सुनकर शॉक में आ जाते हैं। फिर जैसे ही समझ आता है, चारों तरफ चीयर्स की आवाज उठती है कि कनागी ने मिडोरी को पंच किया। शोर सुनकर कनागी को होश आता है। रिन उसका इलाज करते हुए सॉफ्टली कहती है, मूव मत कर। वो थैंक यू कहता है। रिन उसे टेस्ट पास करने की बधाई देती है। कनागी डिसबिलीफ में अचानक उठकर बैठता है, क्या मैंने सच में मिडोरी को हिट किया? तभी मिडोरी उसके पास आकर मुस्कुराता है और कैजुअली कहता है, पास तो पास होता है। वो बताता है कि उसने बीच में फाइट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था और कनागी की तारीफ करता है कि उसने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को डॉज किया और उसके मूवमेंट्स इंप्रेसिव थे। वो कनागी से कहता है कि इसे प्राउडली फील करे। कनागी थोड़ी देर में नॉर्मल होकर शुक्रिया कहता है और तुरंत पूछता है, अब आगे क्या होगा? उसका सवाल सुनकर रिन थोड़ी कंफ्यूज होकर मिडोरी की तरफ देखती है और मिडोरी भी आंसर ढूंढता है। रात को घर पर कनागी अपनी माँ के साथ सफाई कर रहा होता है। माँ कैजुअली पूछती हैं, कितने गेस्ट आने वाले हैं? कनागी अनश्योर होकर कहता है, शायद सिर्फ एक। माँ आज के दिन को याद करते हुए कहती हैं, कितना बड़ा दिन था, टेस्ट पास किया और मिडोरी की नजर में भी आया। वो प्राउडली कहती हैं कि उसका बेटा मेहनत से सब कुछ कर सकता है। कनागी क्वाइटली सुनता है और अप्रिशिएट करता है। फिर माँ थोड़ा वरी करते हुए कहती हैं, इतना बड़ा आदमी घर आएगा, कहीं इसे डॉग हाउस ना समझ ले। कनागी थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, माँ वो ऐसा इंसान नहीं है। काम खत्म करके वो अपने कमरे में जाता है और थक कर बेड पर गिर जाता है। उसकी नजर मिडोरी के दिए हुए कार्ड पर जाती है और उसे एक अजीब सी चिंता होती है। वो सोचता है, मिडोरी ने इतना सोचा क्यों नहीं? उसके दिमाग में दिन की लड़ाई के विजुअल्स आते हैं, जब रिन ने मिडोरी को गिराकर उसका पैर मोड़ा था और मिडोरी दर्द में चिल्लाया था। तभी मिडोरी ने कहा था कि अब तू मेरा कॉमरेड बनेगा। कनागी कंफ्यूज्ड होकर कहता है, मैंने तो कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। रिन गुस्से में मिडोरी का पैर और ज्यादा कस के ट्विस्ट करती है। मिडोरी सॉफ्टली कहता है, बहुत लोग देख रहे हैं, रात को तेरे घर आकर सब डिटेल में बताएंगे असली दुश्मन कौन है और तेरे पास क्या चॉइसेस हैं। कनागी सोचता है, ये एनिमीज कौन हो सकते हैं, क्योंकि टावर तो फाउंडर्स ने ऑलरेडी गिरा दिया और अब हंटर्स सिर्फ एस्केप मॉन्स्टर्स को मारते हैं। वो यही सोचते सोचते सो जाता है। अचानक हिनोकी की आवाज से उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि हिनोकी और बाकी फाउंडर्स उसके रूम में खड़े हैं। कंफ्यूज्ड होकर वो पूछता है, तुम लोग यहाँ क्यों हो? क्या बात कर रहे थे? हिनोकी कैजुअली कहता है, बस डिस्कस कर रहे थे, अब खत्म हो गया। कनागी डर के मारे अपने आप को ढकते हुए पूछता है, तय हो गया कि मेरा बॉडी कौन लेगा? तभी डोरबेल बजती है। कनागी सॉरी कहते हुए कहता है, शायद मिडोरी होगा, बाद में बात करेंगे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। बाहर अंधेरा है और उसे अनईजी फीलिंग आती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, शॉक में देखता है कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई है। पैनिक में वो माँ की तरफ भागता है, लेकिन तभी किचन में बैठा हुआ एक आदमी दिखता है। वो आदमी उसकी माँ के बनाए खाने को आराम से खा रहा होता है और कहता है, टेस्ट अच्छा है। फिर मॉकिंग अंदाज में कहता है, माँ को थोड़ा डिसिप्लिन सिखा, कस्टमर्स को इम्प्रेस करना है तो बेटर खाना बनाना पड़ेगा। कनागी गुस्से में चिल्लाता है, तू है कौन और मेरी माँ को क्या किया? वो आदमी चिल अंदाज में चिल्लाता है, जुबान संभाल। फिर कहता है, मैं हूँ हाइटानी गोराओ, एस रैंक हंटर और मिडोरी का साथी। हाइटानी फिर कहता है, चल अपना सामान ले, अब हमारे बेस चलेंगे। गुस्से में कनागी उस पर पंच मारता है, लेकिन हाइटानी आसानी से बचकर उसके पीछे आ जाता है और पूछता है, तू मुझे चैलेंज कर रहा है? कनागी चुप रहता है। उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं, कैसे उन्होंने वादा किया था कि पिता के जाने के बाद भी वो उसे अकेले प्राउडली बड़ा करेंगी। उसे वो घिसे हुए जूते भी याद आते हैं जो माँ अब भी पहनती थी, ये कहकर कि तू अपने लिए नए स्नीकर्स ले लेना। वो याद करता है, माँ ने उसे अर्लियर बधाई दी थी और उसके पसंदीदा टोनकत्सु डिनर में बनाने का वादा किया था। अब डिटर्मिनेशन के साथ कनागी हाइटानी की तरफ घूरकर पूछता है, तूने मेरी माँ के साथ किया क्या है? हिनोकी, जो सब देख रहा होता है, समझ जाता है कि हाइटानी पिछले दौर का एक एस रैंक हंटर है। हाइटानी को देखकर हिनोकी को एमिडोरी की सस्ती कॉपी जैसा फील होता है और गुस्से में वो कहता है, अब कुछ करना पड़ेगा। फाउंडर्स जिन्होंने कनागी की मिडोरी से फाइट देखी थी, अब समझ चुके हैं कि आगे से उसे कैसे ट्रीट करना है। हाइटानी कनागी के गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये तेरी गुस्से वाली शक्ल तो काफी क्यूट है। वो हाथ उठाता है उसे थप्पड़ मारने के लिए, पर कनागी बिल्कुल शांत रहता है, बिना डरे। जैसे ही हाइटानी का हाथ पास आता है, कनागी उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और उसे जोर से घुमाकर दूर फेंक देता है। ग्रैंडपा फाउंडर शॉक्ड हो जाता है। उसे ये टेक्निक पुराने जमाने की मॉन्स्टर फाइट्स की याद दिलाती है। हाइटानी खिड़की तोड़ते हुए
बैकयार्ड की दीवार से टकराता है, पर जमीन पर गिरने से पहले ही अपने पैरों पर लैंड कर लेता है। खुद को संभालते हुए हैटानी सोचता है, अभी क्या देखा, क्या ये आइकिडो था? उसे आज दोपहर वाली मिडोरी की फाइट याद आती है, जहां उसने कनागी की इमेंस ऑरा, स्वॉर्ड्समैनशिप और एक अजीब पावर भी नोटिस की थी। वो मानता है कि कनागी काफी टफ है और कहता है ये हिजाकी से भी मजबूत निकला। कनागी, जिसका पेशेंस अब खत्म हो रहा है, फिर से पूछता है, माँ के साथ क्या किया? अंदर उसकी माँ अब भी जमीन पर पड़ी तड़प रही होती है, जैसे शरीर में जहर फैल रहा हो। हैटानी हंसते हुए कनागी का मजाक उड़ाता है और फाइनली सच्चाई बताता है, वो रास्ते में आ रही थी तो मैंने उसे जहर देकर सुला दिया। शायद किस्मत अच्छी हुई तो बस साइड इफेक्ट होंगे। कनागी फिर भी शांत दिखता है, जिससे हैतानी कंफ्यूज हो जाता है। फिर कनागी पूछता है, तू लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? किसी ऐसे की फैमिली को हर्ट क्यों कर रहे हो जो शायद तुम्हारा कॉमरेड बन सकता है? हैटानी कॉमरेड शब्द सुनकर जोर से हंसता है और एकदम पीछे से कनागी पर वार करने आता है। कनागी उसके हमले को मुश्किल से डॉज करता है, पर हैटानी रिलेंटलेस अटैक्स करता रहता है। हैटानी वार करते करते कहता है, तू कभी हमारा कॉमरेड नहीं बनेगा, तू तो बस हमारी कमांड्स मानेगा। वो उसे नीचा दिखाते हुए कहता है, जब अपने ही हॉस्टेज बन जाएंगे तब तुझे मजबूरी में झुकना ही पड़ेगा। तू बहुत नाइव है। हैटानी उसके पैर पर पैर रखकर उसे स्लैश करता है और मजाक में पूछता है, मैंने सही कहा ना? कनागी पीछे हटता है, गाल पर जलन महसूस करता है और महसूस करता है कि जहर फैल चुका है। हैटानी अपनी उंगलियां दिखाता है, जिन पर पॉइजन से भीगे शार्प नीडल्स होती हैं, और कहता है, अब ये तेरे अंदर पहुंच चुका है। वो बताता है कि ये उसके बॉडी से निकलने वाला फैंटम बग्स पॉइजन है, डेथली विजन। हैटानी कंप्लेन्स करता है कि मिशन काफी परेशान करने वाला है और कहता है, अगर मैं चाहूं तो 5 किलोमीटर तक डेडली टॉक्सिक गैस फैला सकता हूं, पर शहर के बीच में ऑप्शन नहीं है। फिर वो कामली कहता है, अगर तू हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा तो मैं एंटीडोट दूंगा, वरना तू 1 मिनट में मर जाएगा। कनागी सोचता है, ये जहर कितना लीथल है। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए तो ये डेथ सेंटेंस ही है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है और मन ही मन भगवान वैलेंटाइन से पूछता है, क्या तू मेरे अंदर है? फाउंडर्स वैलेंटाइन की तरफ देखते हैं, जो थोड़ा कंफ्यूज और सरप्राइज होती है। कनागी सॉफ्टली सॉरी बोलता है और कहता है, मुझे बाद में जड़ न्यूट्रलाइज करना सिखा देना। वैलेंटाइन थोड़ा हकला कर हाँ कहती है। हैटानी गुस्से में फिर पॉइजन से हमला करता है। क्या बकवास कर रहा है तू? कनागी डॉज करता है और बताता है कि वो आइकिडो मूव मैंने गॉड ऑफ हैंड्स कुदुहुमा से सीखा था। ओल्ड मैन गॉड जो उसमें रहता है शॉक्ड हो जाता है कि एक बार देखकर ही इसने मूव कॉपी कर लिया। फिर कनागी एक के बाद एक फाउंडर्स की पावर्स बुलाता है। 10,000 आर्मी स्लैशर हिनोकी, ब्लू स्पीयर, शिमर कल्किस, हेवनली बो मार्गेट, और कहता है कि उसने सबको रिकॉर्ड से याद कर लिया। वो हैटानी से कहता है, जिन फाउंडर्स को तू कभी मानता था अब वो मेरे अंदर रहते हैं। हैटानी बिविल्डर्ड हो जाता है, पर डर की जगह वो और गुस्सा हो जाता है। अब मैं तुझे दर्द का असली मतलब बताऊंगा। वो नीडल्स से हमला करता है। कनागी जंप करके बच जाता है। हैटानी की स्ट्राइक पास के पेड़ पर लगती है और पेड़ तुरंत सूखकर मर जाता है। हैटानी फिर हमला करते हुए कहता है, अगर घुटनों पर गिरकर माफी मांगेगा तो कम से कम एंटीडोट दे दूंगा। वो धमकी देता है, जब दर्द तुझे खा जाएगा तो तू कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा, पागल हो जाएगा। कनागी चुप रहता है। जैसे ही हैटानी पास आता है वो साइड में स्लाइड करता है, अपना हाथ हैटानी की छाती पर रखता है और एक्टिवेट करता है फिस्ट ऑफ सेंट वन तक। हैटानी खून थूकता है। शॉक में इम्पैक्ट से वो स्ट्रीट लाइट पर जा टकराता है। फिर कनागी उसके पीछे किक करता है फीट ऑफ लाइट आइलरसन से, जिससे हैटानी दूर जा गिरता है। आइलरसन जो उसके अंदर रहता है भी उसकी पावर देखकर स्टंट रह जाता है। हैटानी फिर भी खड़ा हो जाता है और दोनों हाथों से हमला करता है। कनागी उसके अटैक के बीच से निकल जाता है, कुछ नीडल्स तोड़ देता है और शार्प बीक कोराल अटैक से उसके पेट पर मारता है। फिर ड्रैगन्स क्लॉ रोवन का स्किल इस्तेमाल कर उसे स्लैश करता है। रोवन भी अंदर से सरप्राइज हो जाता है। हैटानी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर कनागी फ्लिपर ऑफ लेलेक्स से उसे हवा में घुमा देता है। हैटानी हवा में सोचता है, ये क्या हो रहा है? पॉइजन ने जजमेंट पर असर क्यों नहीं किया? कनागी एक्टिवेट करता है मेगस ऑफ ट्रूथ, मेल्टियस साइलेंटियस, और हैटानी पर छोड़ता है, जिससे जोर का एनर्जी ब्लास्ट होता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं। हिनोकी एक्साइटेड होकर बाकी फाउंडर्स से कहता है, देखा, हैटानी को हराने के बाद इसने हमारी सारी मूव्स कॉपी कर ली। वो कहता है, मुझे परवाह नहीं कि इसकी पावर क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस से आती है या नहीं, पर ये इंटरेस्टिंग है। फाउंडर्स भी अग्री करते हैं। हिनोकी सजेस्ट करता है, अगर हम इसे ट्रेन करें तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग अवेकनर बन सकता है। दूर रूफ टॉप्स पर कुछ हुडेड लोग कनागी को पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, जल्दी करो, नेमोर की गिल्ड्स भी कनागी के पीछे हैं। तभी पीछे से मिडोरी प्रकट होता है और काम होकर कहता है, अगर 15 हैं तो तू आखिरी होगा। मिडोरी उसकी आंखों के पास उंगली रखकर उसका सिर घुमाता है और छत पर जोर से पटक देता है। मिडोरी रेवंस कॉल से रिन से कांटेक्ट करता है। रिन जवाब देती है, मैं पहुंच चुकी हूं, कोई अवेकनर्स पास नहीं है। पर फिर वो शॉकिंगली कहती है,
पर कोई और यहाँ पहले से था। मिडोरी चुप रहता है। रिन बताती है वो हैतानी था, एक एस रैंक हंटर, पॉइजन का मास्टर। वो कानागी को ढूंढने आया था पर बुरी तरह हरा दिया गया। मिडोरी रूफटॉप की तरफ देखता है जहां हाइटानी पड़ा रहता है, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ। मिडोरी सोचता है आखिर वहां हुआ क्या। कुछ देर बाद वो कनागी के घर पहुंचते हैं। मिडोरी हाथ जोड़कर ब्राइट स्माइल के साथ कहता है शाबाश कनागी। वो जेन्युइनली एडमायर करता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू एस रैंक हंटर को गिरा देगा। मिडोरी तुरंत पूछता है क्या तुझ पर जहर का असर हुआ था। कनागी शर्माते हुए गाल खुजाता है, सॉफ्टली कहता है मैं और माँ दोनों ठीक हैं। हिनोकी आर्म्स फोल्ड करके अनइम्प्रेस्ड रहता है और रिमाइंड करता है वैलेंटाइन ना होती तो रात नहीं कटती। वैलेंटाइन थक कर सॉफ्टली ग्रोन्स करती है। हिनोकी उसकी तारीफ करता है 5 सेकंड्स में सब हैंडल कर देना कमाल है। वैलेंटाइन कैजुअली कहती है ज्यादा मुश्किल नहीं था, जब जहर बनाने वाला सामने ही पड़ा हो तो कुछ ब्लड सैंपल से एंटीडोट निकालना आसान होता है। मिडोरी सॉफ्टली सांस छोड़ता है और फिर कनागी की तरफ देखता है। थोड़ा लेट आने के लिए माफी मांगते हुए मिडोरी उसे भरोसा दिलाता है कि आज की वीडियो की वजह से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अब उसे टारगेट कर रही हैं, उनसे बचने के लिए उसने पहले से तैयारी कर ली है। कनागी जो अब तक सब कुछ प्रोसेस कर रहा होता है, आखिर वो सवाल पूछता है जो उसके दिल में सबसे भारी था। वो पूछता है क्या हाइटानी झूठ बोल रहा था जब उसने कहा कि वो मिडोरी का कॉमरेड है। मिडोरी बिना हिचक के सिर हिलाता है और साफ कहता है हाँ वो झूठ था। वो जोड़ता है बहुत लोग हैं जो अपना फायदा उठाने के लिए मेरा नाम यूज करते हैं। ये मैटर क्लियर होते ही वो वापस रिन की तरफ देखता है और पूछता है तैयारी हो गई। जैसे ही वो पूछता है रिन उसके बगल में आकर सिर हिलाती है। वो बताती है सारा डैमेज रिपेयर कर दिया है। कनागी की आंखें डिसबिलीफ में फैल जाती हैं। वो घर की तरफ देखता है, उसकी खिड़की और बैकयार्ड वॉल फिर से वैसे ही ठीक हो चुकी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिडोरी ब्राइट स्माइल के साथ कहता है चलो अब अंदर चलते हैं, तेरे फ्यूचर के बारे में बात करनी है। कनागी कुछ पलों के लिए वहीं खड़ा रह जाता है, दिल में एक्साइटमेंट और हल्की नर्वसनेस दोनों महसूस करता है। अगले दिन कनागी की माँ उसे गेट तक छोड़ने आती है। गाड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। माँ याद दिलाती है कुछ भूल तो नहीं गया। कनागी मुस्कुराकर कहता है माँ सब ठीक है, आप बेवजह वरी करती हो। माँ सोचती हैं कल तक जो बच्चा मेरी गोद में था आज वो मिडोरी के घर जा रहा है, लेकिन मिडोरी ने कनागी की माँ से वादा किया था कि वो उसका ध्यान रखेगा और उसे एक शानदार हंटर बनाएगा। ये सुनकर कनागी के दिल में थोड़ी खुशी की लहर दौड़ती है, पर माँ की आंखों में अब भी थोड़ी चिंता रहती है। वो अपनी फिक्र छुपाते हुए कनागी को लंच बॉक्स पकड़ा देती है। सुबह का खाना छोड़ा है, कम से कम ये खा लेना। चाहे कनागी को भूख ना भी हो, वो बिना कुछ कहे ले लेता है। फिर माँ सीधा मिडोरी से पूछती है मेरा बेटा किसी खतरे में तो नहीं पड़ेगा। मिडोरी भी बिना हिचके जवाब देता है खतरा होगा। माँ बताती हैं कानागी ने अब तक बहुत कुछ सहा है, उसे आपके हवाले करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पर एक माँ होने के नाते दिल में डर भी है। मिडोरी जैसे विश्वासपूर्ण टोन में कहता है मैं इसे इतना मजबूत ट्रेन करूंगा कि इसके अंदर कोई कमजोरी ना बचे। ये सुनकर माँ थोड़ा भरोसा कर लेती है और कनागी को मिडोरी के हवाले कर देती है। गाड़ी में बैठते हुए रिन जो ड्राइव कर रही होती है सॉफ्टली मिडोरी से पूछती है आपको पक्का है कनागी की माँ से ऐसा वादा करना ठीक था, क्योंकि वो दोनों भी नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। कनागी की माँ आखिरी बार उसे कपड़े धोने का तरीका याद दिलाती है और हंसते हुए कहती हैं नेकेड सोना मत वरना सर्दी लग जाएगी। मिडोरी उसकी माँ की चिंता देखकर थोड़ी देर चुप रहता है, पर उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमकता है। वो साइलेंटली वादा करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। कनागी भी मुश्किल से अपने इमोशंस को रोकते हुए माँ को आखिरी बार अलविदा कहता है। जैसे ही वो कार में बैठने वाला होता है माँ याद दिलाती है न्यू ईयर पर घर जरूर आना। गाड़ी चलते हुए मिडोरी सॉफ्टली पूछता है तू ठीक है। कनागी हल्की मुस्कान के साथ मानता है मुझे भी अपने इमोशंस कंट्रोल करने में काफी मेहनत करनी पड़ी। मिडोरी रिलैक्स्ड होकर कहता है जो दिल करे कर, चाहे खाना खा या आराम कर। कनागी आसपास देखता है तो माँ के दिए हुए लंच बॉक्सेस नीटली उसके बगल में रखे होते हैं। वो लंच बॉक्स खोलता है। माँ की बातें अब भी दिमाग में गूंज रही होती हैं। जैसे ही ढक्कन हटाता है उसकी नजर पोर्क कटलेट पर रखे छोटे से गुड लक मैसेज पर जाती है। वो सिंपल जेस्चर उसके दिल को बहुत गहराई से छू जाता है। कुछ पल के लिए वो रुकता है, माँ की मेहनत और सब त्याग याद करता है। चुपचाप थैंकफुलनेस के साथ वो खाना खाने लगता है, पर आंखों में हल्की नमी भी आ जाती है। रिन और मिडोरी पास बैठे बस उसे क्वाइटली देखते हैं, कुछ नहीं कहते, ताकि वो अपने मोमेंट को खुद महसूस कर सके। इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो देखकर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें।